दोस्तों 11 साल पहले अगर किसी ने कहा होता कि भारत का एक चाय वाला, सब्जी वाला, किसान, छात्र और यहाँ तक कि दादाजी दादी भी स्मार्टफोन से पेमेंट्स करेंगे, सरकारी दस्तावेज फोन में रखेंगे और बैंकिंग सेवाएं घर बैठे इस्तेमाल करेंगे, तो शायद बहुत लोग इस पर विश्वास नहीं करते। और ऐसा हुआ भी था। लेकिन आज यही भारत की हकीकत है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, बल्कि उसे करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। अब आपके लिए एक सवाल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिरी बार आपने वॉलेट लेकर घर से बाहर कदम कब रखा था। सच कहूं तो मुझे तो याद नहीं। आज चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक लगभग हर पेमेंट यूपीआई से हो जाती है। कुछ दिन पहले मुझे एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना था। पहले इसके लिए बैंक अकाउंट के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते थे। लेकिन अब मैंने सिर्फ बैंक की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल किया। अब बैंक की टीम खुद आकर केवाईसी पूरी करेगी और अकाउंट खुल जाएगा। और ये बदलाव सिर्फ मेरी पीढ़ी तक सीमित नहीं है। मेरे घर में आज मेरे दादाजी तक यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की चीजें तक पेमेंट्स कुछ सेकंड में हो जाती है। जो लोग कभी कैश और पासबुक के बिना बैंकिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वे आज स्मार्टफोन के जरिए ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। यही डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों 2015 में जब डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था, तब शायद बहुत कम लोगों ने सोचा था कि अगले 11 सालों में भारत की डिजिटल कहानी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बन जाएगी। उस वक्त सिर्फ लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस थे। गांव में इंटरनेट की पहुंच सीमित थी। बैंक अकाउंट खुलवाना मुश्किल लगता था और सरकारी काम के लिए लंबी लाइन लगाना आम बात थी। लेकिन डिजिटल इंडिया का विजन सिर्फ टेक्नोलॉजी लाना नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी को हर आम व्यक्ति तक पहुंचाना था। अगर हम अभी की बात करें तो मार्च 2026 तक इंटरनेट कनेक्शन 106 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। जनधन अकाउंट्स 57 करोड़ के पार पहुंच गए हैं और आधार एनरोलमेंट्स 144 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उस भारत की तस्वीर है जो डिजिटल एक्सेस को एक प्रिविलेज से बदलकर एक बेसिक नेसेसिटी बना चुका है। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी में नजर आता है। एक छोटा दुकानदार जो पहले सिर्फ कैश लेता था, आज क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। एक गांव का स्टूडेंट डिजी लॉकर में अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट स्टोर करता है, जहां आज 70 करोड़ से ज्यादा यूजर्स 850 करोड़ से अधिक डॉक्यूमेंट्स डिजिटली एक्सेस कर रहे हैं। एक बुजुर्ग अपनी पेंशन सीधे बैंक अकाउंट में पाता है और एक मरीज ई संजीवनी के जरिए घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है। कोविड के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को डिजिटली मैनेज करके दिखाया। डिजिटल इंडिया ने टेक्नोलॉजी को एलीट क्लास की चीज से निकालकर आम भारतीय की रोजमर्रा की जरूरत बना दिया है। इस बदलाव की एक और बड़ी वजह जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल रही। पहले वेलफेयर स्कीम्स का पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचने से पहले कई लेयर्स से गुजरता था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सब्सिडीज, पेंशन्स और स्कॉलरशिप्स सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं था, बल्कि पहली बार सिस्टम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। कई महिला बेनिफिशरीज ने बताया कि पहले जो पैसा मिडलमैन या डिलेज में अटक जाता था, आज वही सीधे उनके अकाउंट में आता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और घर में डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ी है। दुनिया के कई डेवलप्ड देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इंडिया ने जो काम स्केल और स्पीड पर किया, उसने सबका ध्यान खींच लिया। अमेरिका और यूरोप में डिजिटल सिस्टम्स अक्सर फ्रेगमेंटेड रहे, जबकि चाइना का मॉडल ज्यादा क्लोज्ड इकोसिस्टम पर बेस्ड रहा। भारत ने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडिया स्टैक नाम का एक ओपन डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा किया, जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इनोवेशन साथ साथ काम करते हैं। इसी मॉडल की वजह से आज कई डेवलपिंग कंट्रीज भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने और अपनाने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया स्टेक और डिजिटल गवर्नेंस के लिए भारत ने कई देशों के साथ पार्टनरशिप की है,
जबकि आधार से प्रेरित MoSIP प्लेटफॉर्म को भी कई कंट्रीज अडॉप्ट कर चुकी है। और इन सब में सबसे बड़ी कहानी यूपीआई की है। 2016 में जब QR कोड पेमेंट्स और यूपीआई की शुरुआत हुई तब बहुत लोगों को लगता था कि चाय वाला, सब्जी वाला या पानी पूरी वाले इन छोटे छोटे वेंडर्स के पास डिजिटल पेमेंट का क्या काम। उस वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शंस को अर्बन फिनोमेना माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में यूपीआई ने 24,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए और भारत दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है। मेट्रो सिटीज से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, किराना स्टोर्स, लोकल वेंडर्स, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स और छोटे व्यापारी सभी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का इम्पैक्ट सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित नहीं रहा। भारत नेट के जरिए लाखों ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिली। कॉमन सर्विस सेंटर्स ने गांवों में डिजिटल सर्विस पहुंचाई और PMG दिशा जैसे प्रोग्राम्स ने डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दिया। आधार बेस्ड eKYC ने वेरिफिकेशन प्रोसेस को दिनों से हटाकर कुछ मिनट्स में ला दिया और कॉस्ट को ड्रामेटिकली रिड्यूस किया। इससे बैंकिंग, टेलीकॉम और फिनटेक सेक्टर्स में नए अपॉर्चुनिटीज खुले। स्टार्टअप्स को स्केल करना आसान हुआ, डिजिटल बिजनेसेस को नए कस्टमर्स मिले और फॉर्मल इकोनॉमी में करोड़ों नए लोग जुड़ गए। आज डिजिटल इंडिया को सिर्फ एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये भारत के सोशल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कहानी बन चुका है। ये उस महिला की कहानी है जो आज घर बैठे यूपीआई से स्कूल फीस भर रही है। ये उस किसान की कहानी है जिसे सब्सिडी का पैसा सीधे अकाउंट में मिलता है। ये उस स्टूडेंट की कहानी है जिसके डॉक्यूमेंट्स अब किसी फाइल में नहीं बल्कि स्मार्टफोन में हैं। और ये उस देश की कहानी है जिसने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए काम करे। डिजिटल इंडिया ने भारत को सिर्फ डिजिटली कनेक्टेड नहीं बनाया बल्कि करोड़ों लोगों को पहली बार सिस्टम के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। डिजिटल इंडिया ने गुड गवर्नेंस को और सिटीजन केंद्रित सरकार को एक ऐसा वर्किंग मॉडल दिया है जो सभी लोगों को कल्पना और जुमला लगता था। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।